हवेली में बसने वाली वो मखलूक कौन थी और वो जिन कौन था जो उड़ाता था मुर्गी की दावत। आइए आपको सुनाते हैं ये सनसनीखेज दास्तान। निस्बत कीजिएगा। पिछली बार जब मैं गांव गया तो मेरे दोस्त मुझसे मिलने आए। इत्तेफाक से उस दिन नाना की हवेली की खवातीन उनके भतीजे की शादी की तकरीबात के सिलसिले में दूसरी हवेली गई हुई थी और मर्द जमीनों पर। हम दोस्त बैठक में बैठने के बजाय खाली हवेली के सबसे घने दरख्त के नीचे बड़े तख्त पर बैठकर गप्पे हाँकने लगे। फैसल ने चारों तरफ नजरें घुमाकर हवेली का जायजा लिया और फिर बोला, यार तुम्हारे नाना की हवेली ना सिर्फ बहुत बड़ी है बल्कि खूबसूरती में भी किसी आलीशान बाग से कम नहीं। तुम्हारे मामूओं ने काफी मेहनत की हुई है इस हवेली पर। उस वक्त मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि हाँ, तभी तो ये हवेली जिन्नात की पसंदीदा रही है। मेरा ये कहना था कि जुनैद फौरन बोल पड़ा, हाँ यार, मैंने अपनी दादी से सुना है कि हाफिज रबनवाज की हवेली में जिन्नात का बसेरा रहा है। यह किस्सा है क्या? जरा सुनाओ तो। मैंने उनसे कहा, गांव में रहते तुम हो और हवेली की जिन्नात की बात सुनाऊं मैं? वाह, कमाल है भाई। मगर उन्होंने इतने प्यार से फरमाइश की तो मुझे कहना पड़ा कि लगता है तुम लोगों को अनदेखी मखलूक के बारे में जानने का बहुत शौक है। तो चलो, हवेली की जिन्नात की बात तो मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। पहले मैं तुम्हें जिन्नात के हवाले से इसी गांव का एक किस्सा सुनाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस बारे में भी तुम्हें ज्यादा इल्म नहीं होगा। मैंने कहना शुरू किया, खादिम हुसैन, जो कि मेरी वालदा के मामू यानी मेरे नाना लगते हैं, किसी जमाने में उनके 4 दोस्त हुआ करते थे। उन चारों की बड़ी पक्की दोस्ती थी और उनकी रोजाना की महफिल गुलाम फरीद की बैठक में जमा करती थी। उन चारों में 5वीं गुलाम फरीद और गुलाम अजीज की वालदा रहमत बीबी हुआ करती थी, जिन्हें सब माँ बोलते थे। ये सब बड़े ज़हीन लोग थे, ये तो तुम सब जानते ही हो। सब ने सर हिलाकर तस्दीक की तो मैंने आगे कहना शुरू किया। उन्हीं दिनों गांव में ये बात मशहूर हो गई कि कभी कभी उस बैठक के दौरान खादिम हुसैन को जिन्नात का दौरा पड़ता है। वो बेहोश हो जाता है और जिन्नात उस वक्त वहां मौजूद लोगों से बाकायदा बातें करते हैं। फिर ये बात भी सुनी गई कि खादिम हुसैन पर एक ही जिन आता है, उसका नाम शेर मोहम्मद है। ये जिन हर मंगल को आता है और उस दौरान उससे जो भी बात पूछी जाए वो बेहोश खादिम हुसैन की शक्ल में जवाब देता है। ये सुनकर लोग अपने मसाइल और परेशानियों के बारे में उससे सवाल करने आने लगे। जिन उन्हें उनके खानदान की तारीख और उसमें गुजरे बड़े बड़े वाकयात बताकर उनका मुनासिब हल बताता। मसलन वो कहता कि 30 साल पहले जब तुम्हारे खानदान में फला वाकया हुआ तो ये मामला वहां से पैदा हुआ और ये इस तरह हल होगा। जो भी आता बड़ा हैरान होता। ये सब कुछ बताने के लिए शेर मोहम्मद की एक मामूली सी फीस थी और वो फीस थी 2 देसी मुर्गियों की दावत, मगर पकी हुई नहीं बल्कि जिंदा मुर्गियां और थोड़ा सा सामान, मसलन घी, मसाला, प्याज, टमाटर वगैरह, क्योंकि शेर मोहम्मद सिर्फ अल्लाहदाद चौहान के हाथ का पका हुआ खाता था। अल्लाहदाद बड़ी मेहनत से पकाता। उसके बाद उसी बैठक में ये 5 अफराद उस दावत में शरीक होते, जबकि दावत खिलाने वाले फर्द की शिरकत लाजमी होती। जब दस्तरखान सज जाता और खाना शुरू करने का वक्त आता तो दिया खुद ब खुद बुझ जाता, बंद कुंडी खुद ब खुद खुल जाती और बैठक के दरवाजे के दोनों चौपट खुल जाते। ये इस बात की निशानी होती कि जिन शेर मोहम्मद खाने में शिरकत के लिए आ गया है। बस फिर सारे लोग दस्तरखान में एक तरफ हो जाते और गुलाम फरीद ये कहकर दूसरी तरफ शेर मोहम्मद को बैठने की दावत देता कि भाई शेर मोहम्मद यहाँ आ जाइए, और फिर थोड़ी देर में खाने का सफाया हो जाता। यहाँ तक पहुंचकर जब मैंने उनके चेहरों की तरफ देखा तो उनकी दिलचस्पी और हैरानी इंतहा को पहुंची हुई थी। फौरन बोल पड़े, अच्छा फिर ये कि गांव में जगह जगह यही शेर मोहम्मद की बातें होने लगी। मगर गांव के कुछ लोग इस सारी बात को झूठ और इस ग्रुप की शरारत समझते थे, लेकिन उनके पास साबित करने के लिए कोई दलील नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उन लोगों ने 3-4 लोगों का ग्रुप भेजा
वो लोग गुलाम फरीद की बैठक पर आए, सबके साथ बैठकर चाय पी, शेर मोहम्मद से काफी सवालात भी करते रहे। जब रात काफी हो गई तो मंसूबे के तहत उन्होंने जिन से कहा, अगर वाकई ये खादिम हुसैन और उसके ग्रुप की शरारत नहीं है तो अभी इसी वक्त गर्मा गर्म जलेबियां खिलाओ। तुम जिन हो ना, कहीं से भी लेकर आओगे, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है। ओहो, अच्छा फिर क्या हुआ? जुनैद फौरन बोल पड़ा। फिर होना क्या था? बेहोश खादिम हुसैन के अंदर से शेर मोहम्मद गुस्से से बोला, शेर मोहम्मद को आजमाते हो? जाओ सामने वाले स्कूल की छत से जाकर जलेबियां ले आओ। मगर स्कूल की छत पर जाने की किसी में जुर्रत नहीं थी, सब डर रहे थे। बिला आखिर शेर मोहम्मद ने अल्लाह दास से कहा, तुम जाओ, कुछ नहीं होगा। जब वो वहां पहुंचा और वापस आया तो उसके हाथ में गरम जलेबियों का थाल था, जिसे सबने मिलकर खाया और शेर मोहम्मद को जान गए। उसके बाद शेर मोहम्मद ने ये कहकर उनसे 5 गुना ज्यादा पैसे वसूल किए कि जलेबियां खाने का शौक था तो पैसे देते जाओ, हम जिन्नात हैं, हलवाई नहीं, खरीद कर लाए हैं, चोरी हमारी आदत नहीं। इससे भी अजीब बात यह कि गांव की दोनों बस्तियों के दरमियान कब्रिस्तान वाले रास्ते पर पीलू का जो पुराना और घना दरख्त पड़ता है, शेर मोहम्मद का कहना था उसके खानदान का ठिकाना उसी दरख्त पर है। और वाकई मगरिब के बाद उस दरख्त पर चरागा हो जाता और जलते हुए चरागों की लटकती झालरें आधी रात तक दरख्त को रोशन रखती। गांव के आम लोगों ने तो क्या, बड़े बड़े बहादुर लोगों ने वहां से गुजरना छोड़ दिया था। यहाँ तक के जो पीर फकीर होते हैं, उन्होंने भी वहां से आना जाना छोड़ दिया था कि जिनका काम ही जिन भगाने और तावीज देना होना था। फिर क्या हुआ? क्या वो जिन गया? आखिर वो कहाँ गया? वलीद ने आंखें फाड़कर पूछा। हाँ, उस जालिम जिन ने खादिम हुसैन की जान उस वक्त छोड़ी जब गांव के एक बहुत बड़े फकीर अब्दुल रहमान शाह साहब ने अल्लाहदाद चौहान को खेतों में अकेले काम करते देखकर घेर लिया और कहा कि कसम खाकर बताओ वो जिन कहाँ से आता है और कब से रहता है, मैं तुम्हारा अच्छा इलाज करूंगा। तो उसने कहा कि वो बचपन से मेरे साथ है और वो मेरे दादा परदादा के जमाने का जिन है और मेरी वालदा को इस सारी सूरत हाल का पता है। तो उन्होंने कहा, तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें तो ये जिन उतारना है और इस जिन को उतार कर रहेंगे। हमने सुना है काफी लोग उस जिन की वजह से परेशान हैं और उसका कबीला जो उस दरख्त पर बसा हुआ है, उनकी वजह से लोगों ने डर के मारे उस रास्ते से गुजरना छोड़ दिया है। खादिम हुसैन को जब दौरा पड़ता था तो वो इस तरह सीधे अकड़ जाते थे जैसे कोई सीधा लकड़ी का तख्ता हो। अगर कोई हाथों पर उठा लेता तो सीधे ही रहते थे। जब खादिम हुसैन को दौरा पड़ा तो मौलवी साहब को बुलाया गया। मौलवी साहब चारपाई पर खादिम हुसैन के पांव की तरफ बैठकर दम करने लगे। जैसे जैसे दम करते गए खादिम हुसैन की अकड़ कम होती गई और उन्होंने टांगे सुकेड़ना शुरू कर दी। वो खुश हुए कि सुकड़ रहे हैं तो इसका मतलब है जिन निकल रहा है। खादिम हुसैन इतने ज्यादा सुकड़ गए थे कि उन्होंने टांगे समेटकर सीने से लगा ली और घुटने गर्दन से जा लगे और फिर इस जोर से टांगे सीधी की कि पांव की तरफ बैठे मौलवी साहब उछलकर दूर जा गिरे। लेकिन वो मुसलसल कुरानी आयत और सूरतें पढ़ते रहे और कहा कि शेर मोहम्मद, तुम अल्लाह से ज्यादा ताकतवर नहीं हो। तुमने इस इंसान खादिम हुसैन को बहुत तंग किया है। इसकी वजह से तुमने पूरे गांव को भी तंग किया हुआ है। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हारी जगह ये नहीं है। तुम्हारी जगह किसी और दुनिया में है। ये इंसानों की बस्ती है, यहाँ इंसान बसते हैं और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो पढ़ते जा रहे थे कुरानी वजीफे और यहाँ तक कि एक चीख मारकर खादिम हुसैन बेहोश हो गए। इसका मतलब था कि शेर मोहम्मद उनके जिस्म से निकल चुका था। अभी भी अपने दोस्तों को ये कहानी सुना ही रहा था, अचानक किसी ने हवेली का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही ये देखने के लिए दरवाजे पर कौन है, हम तखत से उठे। ऊपर दरख्त से आवाज आई, रुक जाओ, दरवाजा हमने खटखटाया है। तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? और तुम जानते हो इस हवेली के हम पुराने जिन्नात हैं। ये हवेली सच में हमें बहुत पसंद है और तुम यहाँ बैठकर हमारी बातें कर रहे हो। क्या तुम जानते हो हम तुम्हारे सामने आ सकते हैं? मेरा दोस्त जुनैद वो चीखने लगा। उसने कहा, नहीं नहीं, हम आपको नहीं देख सकते हैं और हम तो डरते हैं।
हम इसी बात का तो कह रहे थे कि इस हवेली में जिन्नात हैं, लेकिन हमारा दोस्त तो दूसरी कहानी सुना रहा था। अभी वो यही कह रहा था कि हमारे सामने हमारा तख्त उलट दिया गया। हम सहमे हुए वहां खड़े हुए थे। घर का कोई बड़ा भी वहां नहीं था और हम सोच ही रहे थे कि हमारा हाल क्या होगा कि वो जिन फिर से कहने लगा दहाड़कर, तुम लोगों ने हमें क्या मामूली समझ रखा है? शेर मोहम्मद हमारे ही कबीले से था और उसको जिस तरह निकाला गया उसकी तो हम सजा मौलवी साहब से ले ही चुके हैं, लेकिन अगर तुम लोगों ये बात यहाँ पर करोगे तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा हमें बख्श दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो वो कहने लगे इसी शर्त पर कि आइंदा इस कहानी का जिक्र यहाँ तो क्या कहीं भी नहीं होगा। मेरे सारे दोस्त सहमे हुए खड़े हुए थे और कह रहे थे नहीं नहीं, हम ये कहानी नहीं सुनेंगे। हम तो बस जानना चाहते थे क्या ये सच बात है कि इस हवेली में जिन्नात बसते हैं। तो वो कहने लगे हाँ, अब यकीन आ गया, ये जो दरख्त देख रहे हो ये हमारा घर है और शेर मोहम्मद हमारे कबीले से ताल्लुक रखता है। वो अब भी जिंदा है और हमारे साथ रहता है। इसीलिए यहाँ के जो रहने वाले हैं उन्होंने इस दरख्त को नहीं काटा, क्योंकि अगर उन्होंने इस दरख्त को काटा तो उनके घर में तबाही आ जाएगी। आज जो इतनी खुशहाली है और इतने जो ये अमीर और कबीर हैं, इसी वजह से हैं कि इन्होंने हमें तंग नहीं किया है। अब तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे सारे दोस्त सरपट वहां से भागे। मैं भी वहां से भाग सकता था, लेकिन उन्होंने कहा तुम नहीं जाओगे, तुम तो इसी हवेली के रहने वाले हो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। वो दिन और आज का दिन मेरे उन दोस्तों ने नानक की हवेली का रुख नहीं किया और डर डर कर कांपते रहे, थर थर कांपते रहे कि नहीं, हम नहीं आएंगे, न कभी किस्से सुनेंगे। हवेली के वो जिन्नात वो वहां पर कहा लगा रहे थे, हाँ कभी नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को नहीं रहने देते सिवाय वो लोग जो हमें पसंद हो। हवेली में